हरियाणा को लेकर जब से एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं उसके बाद कांग्रेस पार्टी किस तरह से उत्साह से भरी हुई है, लेकिन बीजेपी भी हार मानने को तैयार नहीं है। नेताओं के बयान सुनते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। जो भी है एस्पिरेशंस होती हैं, उम्मीदें होती हैं पार्टी से, हाईकमान से, तो ये सब चीज़ें हैं जो पब्लिक डोमेन में हैं। इन बातों को चाहे आप दलित की बात करें, चाहे आप महिला की बात करें या कोई भी बात करें आप, ये सब बातें हैं जो लोगों की उम्मीदें भी होती हैं। तो इसमें कोई शर्म की बात भी नहीं है, पीछे हटने की भी बात नहीं है और बहुत ज़्यादा आगे दिखाने की भी बात नहीं, क्योंकि ये सब बातें हैं पब्लिक डोमेन में हैं और हाईकमांड के संज्ञान में है। लेकिन सब चीज़ों का फैसला देखते हुए हाईकमांड अपने विवेक से करेगा। मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा सवाल है। कोई सवाल नहीं है, कांग्रेस में कोई सवाल नहीं होता। मुख्यमंत्री का सवाल यह है कि विधायकों के मत जाने जाएंगे और हाईकमांड फैसला करेगी। जिसको फैसला होगा सबको मान्य होगा। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैट्रिक मारते हुए बतौर सीएम दिखते नजर आ रहे हैं? और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद कौन है बतौर कांग्रेस का मुख्यमंत्री? अगर आपसे पार्टी नेतृत्व बतौर वरिष्ठ नेता पूछती है कि आपकी पसंद कौन है, कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री? जिन सवालों को कोई औचित्य नहीं होता उनको जवाब नहीं देता। नौजवानों को मौका देंगे क्या? सर हैट्रिक लगाने को तैयार है या टायर्ड नहीं है? मैं क्या लगता हूँ कुमारी सैलजा के तमाम सवालों पर यहां पर पानी फेरते हुए खुद भूपेंद्र से गुड्डा सवाल बहुत सारे बड़े हुए हैं, लेकिन इसका जवाब मैं ले लेती हूं। मुझे लग रहा है विनोद जी पहले आपके पास आते हुए, उसके बाद गौरव भाटिया जी मैं आपके पास आऊंगी। बड़ा दिलचस्प हो चला है। देखिए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने साफ साफ हरियाणा को लेकर इशारा तो दे दिया है, लेकिन ये जो इनफाइटिंग चल रही है कांग्रेस पार्टी के भीतर, हुड्डा एक और खींच रहे हैं कुर्सी, दूसरी तरफ कुमारी सैलजा, क्या दिखा रहा है ये? अभी नतीजे तो आ जाने देते, लेकिन उसके ठीक पहले बयानबाजी जारी है। कायदे से तो जब नतीजे कल आ जाए उसके बाद ही चीजें तय होंगी। बिल्कुल। हाँ, लेकिन चूंकि एग्जिट पोल की दिशा एक है। बिल्कुल। आमतौर पर क्या होता है अगर मिक्स होते तो थोड़ा सा डाउट। अब चूंकि दिशा नंबर पे हम नहीं जाते हैं कि 55 आएंगे, 50 आएंगे, कि 60 आएंगे, 65 आएंगे, ये, लेकिन दिशा जो है वो एक सारे एग्जिट पोल्स की है। खैर, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो खींचतान आप देख रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा जी के बीच में, ये तो चुनाव जब चल रहा था तभी शुरू हो गई थी, तभी सामने आ गई थी। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें इस तरह की आवाजें पहले भी उठती रही हैं। 2005 में जब चुनाव हुए थे तो भजन लाल जी उसी स्थिति में थे, जैसे आज हुड्डा जी सबसे बड़े नेता हैं वैसे भजन लाल जी थे, और भजन लाल जी को पूरी तरह से आश्वस्त था कि चुनाव मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन हुड्डा जी ने खम ठोक दी, और हुड्डा जी ने खम ठोक दी और हुड्डा जी पर हाईकमान का वेट हो गया, और हालांकि 3-4 दिन लगे थे, 4-5 दिन लगे थे उसमें। तो इस तरह की अभी रस्साकशी चलेगी। अगर रिजल्ट आ जाते हैं एग्जिट पोल के हिसाब से तो आप देखिएगा एकदम से फैसला नहीं होगा, इसमें समय लगेगा। अब तो बीजेपी में भी समय लगने लगा है। बिल्कुल। अब देखिए ना राजस्थान में, मध्य प्रदेश में अभी जो चुनाव हुए थे कितना समय लगा था मुख्यमंत्री चुनने में। तो ये बड़ी पार्टियों में ये होता है। हाँ, समाजवादी पार्टी, जनता दल, नीतीश, ये जो पार्टियां हैं इनमें दिक्कत नहीं होती, इनमें तो पहले से ही नेता डिसाइड होता है कौन होना कौन है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में जब ऐसा मामला होता, नेता घोषित नहीं होता, तो इस तरह की चीजें देखने को आती हैं। लेकिन अगर जो आंकड़े आए हैं एग्जिट पोल के वो कांग्रेस पार्टी के हित में रहे तो कांग्रेस के लिए नेता चुनना इतना आसान भी नहीं होगा, और उसके बाद एक अलग तरह की सियासत भी कांग्रेस के भीतर से खड़ी होती हुई देखेंगे। कम से कम अभी तक बयानों का दौर यही बता रहा है। सीधे आपके पास आते हुए आशुतोष जी, क्योंकि हुड्डा को अपने समर्थक विधायकों का भरोसा है, तो वहीं दूसरी तरफ कुमारी सैलजा का यह कहना है कि महिला, दलित, किसान की बात लगातार कांग्रेस करती है, और ये तमाम बातों को उठाकर वो अपनी ओर इशारा करवाना चाहती हैं। आपको लग रहा है कि कुमारी सैलजा के लिए एक बेहतर स्थिति बन सकती है, जैसा कि वो अपनी दावेदारी से कहीं भी पीछे नहीं हटी? देखिए चित्रा, मैं आपके सवालों का जवाब देने के पहले एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई उसके बाद ये सवाल खड़ा हुआ कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक हुई जिसमें मोरारजी देसाई ने खम ठोका और उन्होंने कहा मैं भी प्रधानमंत्री बन सकता हूं। सांसदों ने लाल बहादुर शास्त्री के पक्ष में वोट दिया, बाकायदा वोट पड़े। उसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई तब फिर मोरारजी देसाई ने अपनी दावेदारी को ठोका। उस बार भी वो हारे और इंदिरा गांधी के पक्ष में सांसदों ने वोट दिया। तो अगर ये तरीका अगर अपनाया जाए देश के सारे राज्यों में तो मुझे लगता है ये एक लोकतांत्रिक तरीका है। हर नेता को जो उसको ये लगता है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने के लायक है या काबिल है या बनना चाहिए,
उसको अपनी दावेदारी चुनाव के पहले भी ठोकनी चाहिए, चुनाव के बाद भी ठोकनी चाहिए, और एक बार विधायकों का फैसला हो जाए तो फिर सम्मानजनक तरीके से उसको मानकर जिसको विधायक चुने उसको अपना नेता मान लेना चाहिए और उसको प्रधान। यही चीज अगर आप देखें तो इवन विश्वनाथ प्रताप सिंह का भी जब चयन हुआ था उस वक्त भी 1989 में इसी को फॉलो किया गया। पर्ची से चयन नहीं होना चाहिए और ना ही आलाकमान किसी को थोपे, ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन विधायकों से अगर होगा तब तो हुड्डा जी को बहुत भरोसा है कि मुख्यमंत्री तो वही बनने वाले हैं। मुझे नहीं मालूम किसके पक्ष में विधायक हैं, किसके पक्ष में विधायक नहीं है। विनोद जी अच्छी तरीके से जानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर जब कांग्रेस की सरकार बनी, अचानक विजय बहुगुणा को आलाकमान ने थोप दिया और उसके बाद क्या हुआ सबको मालूम है, जबकि हरीश रावत उस वक्त विधायकों की पसंद थे। बिल्कुल। तो जो भी विधायकों की पसंद हो, अगर कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि देश के अंदर उनकी पार्टी के अंदर लोकतंत्र रहे और लोग उसका सम्मान करें, तो पर्ची से किसी के अचानक एक पर्ची मिल गई, उस पर कोई नाम लिखा हुआ है, सारे विधायकों को दे दिया गया और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि आप मुख्यमंत्री बन जाए, अगर ऐसा करेंगे तो लोकतंत्र का भी अपमान होगा और इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी अफेक्टेड होगी। बिल्कुल, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। गौरव भाटिया जी, मैं आपके पास आऊंगी। बीजेपी में एक अलग तरह की उदासी देखने को मिल रही है, इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन प्रतीक सोम बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक जल्दी से उनकी टिप्पणी ले लेती हूं। अब जेजेपी न 3 में न 13 में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। पिछली बार उसकी भूमिका कितनी बड़ी थी, तो इस बार ये जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं इसको लेकर किस तरह से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? प्रतीक सोम जी। चित्रा जी, मैं इस बात को तो मानता हूं कि एग्जिट पोल्स कुछ सीट्स को लेके इंडिकेटिव तो हैं, लेकिन पिछली बार के अगर आप एग्जिट पोल उठा के देखेंगे तो जेजेपी को 90% एग्जिट पोल ने एक सीट दी थी, क्योंकि साइलेंट वोटर हमारे लिए वोटिंग करता है, इसीलिए हम काफी कॉन्फिडेंट हैं कि हम पिछली बार जितनी परफॉर्मेंस जरूर लेकर आएंगे। लेकिन हाँ, मैं इस बात को एडमिट करता हूं कि पिछली बार सत्ता में आने के बाद जो बीजेपी के साथ जाने का जेजेपी को नुकसान हुआ वो एक एक्सेप्टेड फैक्ट है। जो इन्होंने लगभग 9.5 साल एक अनपॉपुलर सीएम को हेड ऑफ द स्टेट बनाकर रखा और लास्ट में जो बिल्कुल एक पैनिक सिचुएशन के अंदर एक नायब सिंह सैनी जी को लाया गया, वो सबको पता है कि इतना अनपॉपुलर सीएम होने के बाद आपका जो एक राजनीतिक जो पटल था वो खिसक चुका था और उसका कॉन्सिक्वेंस हमारे ऊपर भी आया, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन हमने जो काम किए चित्रा जी, जिस हमारा जो रीजन था सत्ता में बीजेपी का साथ देने का और भागीदार बनने का, वो ये था कि जो मैनिफेस्टो में दुष्यंत चौटाला जी ने गांव-गांव जाके जो प्रॉमिस किए थे, जिसके अंदर लगभग उस टाइम में जो असंभव सा लगने वाला 75% रोजगार आरक्षण कानून था, उसको रियलिटी बनाना वो दुष्यंत जी ने किया। उसके बाद जो हमारा एक हरियाणा के अंदर हमेशा एक वुमेन इग्नोरेंस रही है, खासकर वो जेंडर रेशियो को लेके हो या वुमेन रिप्रेजेंटेशन को लेके हो, उसके अंदर 50% महिलाओं को जो रोजगार, जो पंचायती राज के अंदर आरक्षण देना था, वो बीइंग पंचायती राज मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला ने उसको रियलिटी बनाया, कानून बनाया। आज गांव-गांव के अंदर अगर आप जाके पूछेंगे तो सरपंच हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं। जो ग्राउंड के ऊपर जो काम किया है उसका जरूर इसके अंदर हरियाणा चेंज देखेगा। हालांकि सेंटिमेंट हमारे अगेंस्ट था, हमने, लेकिन हमारे पार्टी के वर्करों ने अपने जो हमारे गढ़ हैं उसके ऊपर बहुत मेहनत की है। रिजल्ट जो भी आएगा वो ठीक है, लेकिन वी आर नॉट शाइंग अवे फ्रॉम एक्सेप्टिंग दिस फैक्ट कि बीजेपी का साथ देने से हमको नुकसान हुआ और इस बात के लिए दुष्यंत चौटाला ने खुलेआम एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी, मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी ये स्टेटमेंट दी है कि ये दिस वाज अ पॉलिटिकल मिस्टेक दैट वी डिड। जब दुष्यंत चौटाला की विधानसभा इलाके में मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी तो लोगों का ये कहना था कि 4.5 सालों तक इनको एहसास नहीं हुआ और आखिरी के जब 6 महीने बाकी रह गए और उनको पता चल गया कि इससे बड़ा नुकसान हो सकता है, फिर उन्होंने बीजेपी से रिश्ते तोड़े। तो ये भी एक फैक्टर है। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, दुष्यंत चौटाला की जो विधानसभा है, इस बार बड़ी त्रिकोणीय लड़ाई वहां पर देखने को मिल रही है क्योंकि निर्दलीय बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। ऐसे में मैं आ रही हूं सर, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं उस इलाके में गई और मुझे बहुत दुख के साथ ये बोलना पड़ा है कि 3 घंटे की दूरी पर हरियाणा का वो हिस्सा जहां से पूर्व डिप्टी सीएम आते हैं, वहां पर महिलाओं को नहर के गंदे पानी से अपने घर के कपड़े धोने पड़ते हैं और वो बहुत अच्छे घर की महिलाएं हैं, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां हैं। जब लाइन से वो बैठकर वहां पर गंदे पानी से कपड़े धोते हुए दिखाई देती हैं तो उनके ऊपर दया आती है। तो प्लीज जो भी, जिसकी भी सरकार बने, कम से कम ये जो पानी की समस्या अलग अलग हिस्सों में है उसको गंभीरता से सोचे और दूर करने का प्रयत्न करे। गौरव भाटिया जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, अब एग्जिट पोल के आंकड़ों, ठीक है, बोलिए प्रतीक जी, चूंकि मैं होकर आ रही हूं और मैं बहुत हैरान थी कि डिप्टी सीएम का इलाका ऐसा कैसे हो सकता है। प्रतीक जी, बहुत हैरानी की बात है क्योंकि जो जल की
जो समस्या है हरियाणा, दिल्ली और यूपी जैसे राज्यों में नहीं है। हमारे यहाँ गांव गांव के अंदर भी पानी डायरेक्ट पहुंचता है, पहली बात। दूसरी बात, उचाना विधानसभा जहां से दुष्यंत चौटाला जी आते हैं, देखिए लोगों के अंदर गुस्सा जरूर था, क्योंकि आप एक बात अप्रिशिएट करें। अब उस पर नहीं जाते हुए गौरव भाटिया जी की मैं एक टिप्पणी ले लेती हूँ, फिर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। गौरव भाटिया जी, अब क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में? उदासी है? नहीं चित्रा जी, मैंने सुना आपने अभी अभी अपने स्टूडियो में एक उदासी मीटर लगवाया है और आपको ये पता चल गया है कि भाजपा उदासीन है। हाँ। तो मैं इतना ही कहूंगा, इस उदासी मीटर को ठीक करवाइए चित्रा जी, क्योंकि मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जो कपड़ा फाड़ राजनीति हो रही है ना कांग्रेस पार्टी में, तो मुझे याद आता है मध्य प्रदेश का चुनाव था, छत्तीसगढ़ का चुनाव था और कहा जा रहा था भाजपा हारेगी, लेकिन भाजपा जीत गई। बल्कि छत्तीसगढ़ के लिए तो कितने ऐसे विश्लेषक हैं जो कह रहे थे गारंटीड है, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा भाजपा जीती। दूसरी बात, आप याद करिए मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने जनता को क्या कहा था, भैया काम नहीं हुआ तो जाके कमलनाथ के कपड़े फाड़ो, हमसे क्यों बात करते हो। तो ये जो कपड़ा फाड़ राजनीति है, दलित विरोधी राजनीति है, ये कांग्रेस में अक्सर दिखाई देती है। आज सवाल ये होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी अगर कह रही है हम होंगे सीएम, हम होंगे सीएम, जब भाजपा का कमल खिलेगा, जीतेंगे हम, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि वहां 3 उम्मीदवार हैं या 4 चाहने वाले हैं कि वो मुख्यमंत्री बन जाए। और सवाल ये जरूर पूछिएगा जब आपको कांग्रेस का प्रवक्ता मिले, ईवीएम ठीक है या खराब है, क्योंकि एक दिन पहले ही पता चल सकता है कि कांग्रेस पार्टी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका सम्मान करती है, ईवीएम का सम्मान करती है कि नहीं। वरना हार जाएंगे जब कल तो कहेंगे ईवीएम खराब है। इंतजार करना होगा कल के आंकड़ों को, लेकिन 12-14 घंटे बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है। ये बड़ी बात आपने कही है। ठीक है, ठीक है, जाना चाहती है, ठीक है।